ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। अरे उस क्वेश्चन का किसी ने सॉल्यूशन भेज देना, कोई क्या था वो, अभिषेक ग्रुप में भेज दो, भेजेगा कोई, क्योंकि लास्ट टाइम सॉल्यूशन किसी ने भेज दिया था ग्रुप में, तो मैंने सॉल्व नहीं किए थे, तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा अदरवाइज। गुप्ता कपूर में सॉल्व एग्जाम्पल है, अब ये मिल नहीं रहा, कैसे नहीं मिल रहा, पहले तो किसी में होगा, ग्रुप में भेज दो, कोई सॉल्यूशन भेजेगा, नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ फिर ये है। सर ऊपर वाला नॉर्मल ही नहीं बन रहा है। हाँ नॉर्मल, पता नहीं भाई उसका क्या अप्रोच था, सॉल्यूशन ग्रुप में आया था, देखो किसी के पास बनेगा फिर। हाँ उसका कुछ एमजीए कुछ जैसा ही किया था, वो देखना पड़ेगा, मतलब मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, तो उससे समझ आएगा ये। देख लीजिए सर थोड़ा। तो ये पहला क्वेश्चन देखो ग्रुप में जो आया है, तो देखो, तो इसमें क्या है, अगर मैं y ले लेता हूँ x माइनस 2 थीटा को, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा यहाँ से, अगर y है x माइनस 2 थीटा, तो इसमें y का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आने अपर डाउट है ना, बताइए क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल 1 होगा, एक्सपोनेंशियल 1 होगा, तो ये xi माइनस 2 थीटा है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल n होगा, एक्सपोनेंशियल n होगा। अब ये बताइए यहां से, ये जो x1 माइनस x2 है ना,
सो ये जो x1 माइनस x2 है इसको मैं लिख सकता हूं x1 माइनस 2 थीटा माइनस x2 माइनस 2 थीटा। और ऐसे भी आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, xi में लोकेशन चेंज किया है तो डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो x1 माइनस x2 है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी थीटा से फ्री होगा, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा है, मतलब y1 माइनस y2 हो गया, ये समझ लो। सो ईच yi का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है। तो x1 माइनस x2 ये इक्वल है y1 माइनस y2 के, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री आएगा। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि जो x1 माइनस x2 है वो क्या है, एंसिलरी है। हाँ एंसिलरी है। और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, इस वाले में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर, सफिशिएंट एस्टिमेटर मीन ऑफ xi। कैसे इस पीडीएफ में सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा थीटा का, इस पीडीएफ में समेशन ऑफ xi ना, नहीं सर, ये मीन ऑफ xi आएगा। दिमाग में काहे लगाते हर बार गेस में, कई बार अभी तक जब से आप ज्वाइन किए मैं 50 बार बोल चुका, हर बार गेस करते हो आंसर। आपका जो लॉजिक मुझे काहे नहीं होता है, सफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम लोग, सफिशिएंट निकालने का क्या तरीका होता है, इंडिकेटर फंक्शन काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, तो इंडिकेटर फंक्शन। हाँ तो उससे क्या होगा फिर, समेशन एक्सआई कैसे आपने लिख के देखा, जैसे हवाबाजी कर दी आप लिख के देखो, जब पूछ रहा हूँ सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है तो पेन से लिख के कैलकुलेट करके बताओ ना कि तुक्का लगाने हैं। आप नोटबुक में लिखो लाइक्लीहुड फंक्शन, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ, फिर आंसर बताओ मुझे। हाँ सर, ये मीन ऑफ xi होगा। बाकी लोग बताइए, कोई जैम वाले बच्चे, इसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा, मिनिमम ऑफ xi by 2। क्या क्या आएगा, देख ध्यान से देखो। वो तो इंटरवल आएगा। मिनिमम ऑफ xi by 2। हाँ तो मतलब 2 से कोई मतलब तो है नहीं, ऐसा थोड़ी, क्योंकि सफिशिएंट एस्टिमेटर जो है फंक्शन ऑफ, यस सर। तो उससे 2 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सफिशिएंट एस्टिमेटर है। अब देखो ना, एक में कहना चाहता, आप सफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं निकाल पा रहे हो। अब इतनी मैं प्रैक्टिस, तो बोल रही थी मीन ऑफ xi, तो बोल रही थी। मीन ऑफ एक्स आई नहीं है ना, अच्छा मीन मतलब क्या, ओ ओके मैं गलत समझा, फिर मीन का मतलब क्या, मुझे लगा आप ई एक्स आई बोल रहे हो, ओके ठीक है सही बता रहे हो, फिर मैं गलत समझ रहा था। ओके तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, हाँ तो मैं गलत समझ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है, मतलब मुझे लगा ई वो बता रहे समेशन एक्स आई, मतलब मीन मतलब एवरेज, ओके ठीक है, आप सही बता रहे थे। तो ये बताइए आप, बसूस थ्योरम पता है आपको, हाँ, क्या कहते हैं, sufficient computed sufficient estimator is independent of the ancillary statistic। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट अगर एक्स एंड वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो एक्स गिवन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, P of A by P of P, probability of A। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना, ये सब बेसिक डेफिनेशन है। ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए गिवन बी का जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ए एंड बी इवेंट है मान लो, तो ए गिवन बी का, तो ये रैंडम वेरिएबल x है आपका और ये रैंडम वेरिएबल y है आपका, तो यहाँ से x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल रहेगा, सर आ गया सर, क्या समझ आया, ये ऑफ 1 by theta xi minus 1 by n, वही हो जाएगा। यहाँ से आ गया। अब यहाँ से मुझे इसका पता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n है, तो इसका मीन क्या आएगा, 2 थीटा, नहीं यहाँ से पूछ रहा हूँ
फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 थीटा का ये रेट है n, मीन है 1 बाई थीटा, तो ये आ जाएगी 1 बाई एन प्लस 2 थीटा। यहाँ पुट कर दो, अब समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझ आ गया। तो वहां से अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन निकालूंगा तो वो आएगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 थीटा का मीन है 1 बाई एन, सो दिस विल इम्प्लाई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 बाई एन, इसकी वैल्यू आएगी 2 थीटा, आएगी ना? तो यही तो है यहाँ पे। तो अगर मैं थीटा को बाहर करूंगा, इसका मीन किसके इक्वल है? हाँ सर सर वो तो होएगा कैलकुलेट। ठीक है, बाकी किसी को डाउट बताइए। हालांकि ये गेट का क्वेश्चन है, तो जैम में एंसिलरी है नहीं और बसूस थ्योरम भी नहीं है, तो जैम के सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे नहीं। नेक्स्ट, अच्छा अब इसे कुछ क्वेश्चन का मैं वो देखता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन मुझे एग्जैक्टली भी याद है नहीं, मुझे ट्राई करना पड़ेगा, पर टाइम किल होगा इसमें। इसका सॉल्यूशन मैंने ट्राई किया नहीं है, और लास्ट टाइम किसी ने सॉल्यूशन भेज दिए थे, मैंने किया भी नहीं, तो ये है। तो उसका मैं देखता हूँ, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, मतलब मैं करके देखता हूँ। अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नए लोग। ये MS202 कौन है? मानसी, ये कौन है? MS2002 कोई नहीं है सर मैं हूँ। अच्छा सॉरी, आप हो, ओके, अच्छा मुझे लगा वो है। तो इस पॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, इसमें ब्रेकिंग पार्ट में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? इसको जो मैंने सॉल्व किया होगा, अभी नहीं, क्योंकि आई थिंक इस बार सॉल्व नहीं किया होगा, पीवाई के वाले में पहले सॉल्व किया था। सो 2 या 3 तरीके से हमने इसको सॉल्व किए थे। एक तो सीडीएफ निकालेंगे डायरेक्टली, एक पीडीएफ निकालेंगे, एक जैकोबियन वाले तरीके से करेंगे, तब भी हो जाएगा। तो मान लो ऐसा है, चलो 1 2 3, तो आपका डोमेन है -2 से 3 में। y बराबर x स्क्वायर है, तो क्या होगा यहाँ पे? अब मुझे क्या करना, मुझे x का पीडीएफ दिया है, y का पीडीएफ चाहिए। तो देखो एक काम ये कर सकते हो, एक्चुअली क्या होगा, -2 से 2 में, अब मैं किस तरीके से सॉल्व करूं बताओ? -2 से 2 में क्या होगा, हर y के पास 2 इनवर्स इमेज होगा, है ना? सपोज यू हैव y हियर, सो ईच y हैज 2 इनवर्स इमेजेस। एक कहीं भी y मान लो, है ना, इस तरह से, सपोज यहाँ पे y है सपोज, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक √y यहाँ मिल जाएगा, और दूसरा इधर आएगा -√y। और अगर जैसे ये वैल्यू है, तो ये तो तुम्हारा 2 के करस्पॉन्डिंग 4 है, और ये 9 है, 4 9 के बीच में अगर y है, तो इसके पास एक ही इनवर्स इमेज है √y। ठीक है, तो क्या करूँ, जैकोबियन वाले तरीके से सॉल्व कर दूं? देखो, सर सीडीएफ अप्रोच से थोड़ा बता दीजिए। हाँ सीडीएफ अप्रोच से बताएंगे, तो सीडीएफ से कर लो। तो सीडीएफ ऑफ y एट स्मॉल y, कैपिटल Y लेस देन इक्वल स्मॉल y, सो कैपिटल x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y। यहां से टेकिंग रूट बोथ साइड, mod x लेस देन इक्वल टू √y। अब देखो यहां पे अब क्या करना है आपको, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x माइनस √y2 प्लस √y। अब यहां तो एक तरीका है, या तो मैं सीडीएफ लिखूं या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके दिखाऊं, मतलब या तो इसको हम सीडीएफ पे टर्म में ले आए, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दूं। क्या करूं बताओ? सर सीडीएफ निकालिए उसकी। सीडीएफ से निकालूं, तो सीडीएफ ऑफ x एट √y माइनस सीडीएफ ऑफ x एट माइनस √y,
एंड ये आपका आ गया y का CDF। यहां तक ठीक है। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट करूं, पीडीएफ चाहिए कि पहले पहले पीडीएफ चाहिए पहले सीडीएफ चाहिए? पहले सीडीएफ। अच्छा सीडीएफ चाहिए, चलो तो सीडीएफ चाहिए तो एक काम करो यहां से। अब देखो कि तो हमें उसके लिए उसका सीडीएफ निकालना पड़ेगा। नहीं तो पहले अगर सीडीएफ चाहिए तो एक काम करो ना, तो इंटीग्रेशन का ही हेल्प लो। पहले सीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सीडीएफ ऑफ y निकालता हूं। देखो सो होगा क्या, सो ये जो हम फाइंड कर रहे थे दिस वाज सीडीएफ ऑफ y, सो आई नीड सीडीएफ ऑफ y एट y। सी केयरफुली, तो यहाँ पे क्या है आपको, यू हैव टू इंटीग्रेट द पीडीएफ ओवर दिस इंटीग्रल। बस प्रॉब्लम ये है when you are choosing y between 0 and 4, देखो ये जो y है ना, y का सपोर्ट क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, x का सपोर्ट है -2 से 3, तो y का सपोर्ट क्या है 0 to 9। बट थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि 0 to 4 में ये पूरा रेंज कवर है, 4 to 9 में सिर्फ एक साइड इंक्लूड हो रहा है, दूसरा साइड नहीं है, मतलब ये -2 से -3 वाला पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि when y will be less than 0, तो y less than 0 कोई पार्ट आएगा नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगी। when y will be between 0 and 4, अब देखो ध्यान से, जब y तुम्हारा 0 से 4 के बीच होगा तो उस केस में स्क्वायर रूट ऑफ y विल बी बिटवीन 0 to 2, स्क्वायर रूट ऑफ y विल बी 0 to 2 ये होगा, या नेगेटिव पार्ट लेंगे तो ये आएगा। सो होल पार्ट इज इनसाइड द सपोर्ट ऑफ x, तो यहां पे होगा -√y2 +√y पीडीएफ ऑफ x डी। ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, when y is between 4 and 9, तो अब देखो जब y 4 से 9 है, तो जब आपका y 4 और 9 के बीच है, see, so when your y is between 4 and 9, तो क्या होगा 4 9 के बीच है, so क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं -√y से +√y। देखो अगर मैं सेम चीज लिखता हूं, so क्या ये लिखना ठीक है, थिंक इफ आई राइट सेम थिंग कि मुझे x को है ना इंटीग्रेट करना है -√y टू +√y, तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी, when y is between 4 and 9, फॉर एग्जांपल y is सपोज y बीच में कोई नंबर ले लो 4 और 9 के बीच का, लेट्स से 8 ले लेते हैं, ठीक, तो 8 ले लोगे, सो रूट अंडर, सो ये लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, ये ध्यान से देखो, इफ आई टेक y as 8, for na y is some fixed number between 4 and 9, so if I choose for example y is 8, so what is the limit here, -√8 to +√8, मतलब हाँ, तो यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यू आर इंटीग्रेटिंग एट दिस पार्ट आल्सो व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ सपोर्ट, तो होगा क्या, यू हैव टू रिमूव द पार्ट, तो ये कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, if you are writing this means you are starting from the this integral part, but वो तो otherwise में है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका सपोर्ट कहां से स्टार्ट है ना, यहाँ सपोर्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, बिकॉज क्योंकि इसमें तुम रूट वाई जो ही लोगे ना, सो रूट वाई विल बी मोर देन 2 एंड लेस देन 3, ठीक, और जो इसका -√y पार्ट होगा दैट विल बी बिटवीन -3 एंड -2, इस तरह से मान लो ये हटा दो, है ना, ये होगा, सो दिस पार्ट ये -√y एक्चुअली इस साइड आ जाएगी, तो इस साइड आ जाएगी, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सपोर्ट, तो यू कैन नॉट इंटीग्रेट फ्रॉम -√y, क्योंकि -√y इधर आएगा हमेशा, व्हेन योर y बिटवीन 4 एंड 9, एक वैल्यू यहां भी आ जाएगी ना, तो ये पार्ट तो लेना है नहीं हमें, so that's why we have to remove that part, so what we have to do, so हमें उसके लिए फिर
सो हेयर यहां पे हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा -2 से। सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम -2, क्योंकि ये -√y सपोर्ट के बाहर है। सी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, -√y टू -2 यूनियन -2 टू √y। इस वाले केस में ऐसा लिख पाएंगे हम इस इंटरवल को। आई कैन राइट -√y टू -2 एंड -2 टू √y। तो ये जो अभी सपोर्ट है ना, दिस इज अदरवाइज। तो x का पीडीएफ देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन x इज बिटवीन -2 एंड 3 देन पीडीएफ इज, जो वैल्यू है वो है। अदरवाइज क्या है, 0 है ना, 0 अदरवाइज। तो ये अदरवाइज वाला पार्ट है, सी केयरफुल, यहाँ पीडीएफ 0 हो जाएगी ना, पीडीएफ की वैल्यू। सो आपका पीडीएफ क्या दे रखा था क्वेश्चन में, वो यूज करो। ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो ये जो वैल्यू है -√y टू +√y, और इसका पीडीएफ है 2 टाइम x + 2/25। यहां पे होगा, इसको तुम लिख सकते हो ऐसा -√y टू √y fx dx। बट मैं ये बोल रहा हूं इस इंटरवल पे पीडीएफ की वैल्यू 0 है, एंड इस इंटरवल पे पीडीएफ की वैल्यू 2x + 2/25 है। दिस यू हैव टू सी। सो हियर -2 से √y 2 × x + 2/25 ये रहेगा। कब, जब y की वैल्यू 4 to 9 है। और एंड में क्या होता है सीडीएफ, जब y > 9 होगा तो सीडीएफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीट सीडीएफ ऑफ y। अब सीडीएफ आ गया तो डिफरेंशिएट करके पीडीएफ निकाल लो। अब कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है, अगर किसी को डाउट है इसमें तो। सर ये पार्ट और एक बार बता देंगे, कौन सा पार्ट? -2 टू √y। हाँ वही तो बोल रहा हूँ भाई, देखो y क्या है तुम्हारा, 4 to 9। हाँ 4 to 9। तो you tell me any one y that is between 4 to 9। कोई एक y बताओ ना मुझे। सर 7। हाँ 7। चलो, तो हमने अभी तक ये डिराइव किया था ठीक है। तो हम ये वाला केस अभी सॉल्व कर रहे हैं, 4 to 9 वाला। तो तुमने कहा 7 रख देते हैं, चलो तो यहाँ 7 रख दिया मैंने, -√7 टू +√7। अब बताओ x का पीडीएफ तुम्हारे पास है ऑलरेडी। यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा अभी। क्या ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ सर। नहीं। -√2 उस रीजन पर 0 आएगा। हाँ तो वही तो यहाँ भी किया हूं मैं, तो वही तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? यही तो सेम तो मैंने यहाँ भी किया है कि -√7 से -2 पे 0 आएगा और इस पे ये आएगा, तो 0 वाला हटा दिया मैंने। -√7 से √2 वाला 0 वाला पार्ट लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे। तो वो 0 वाला जो पार्ट था मैंने हटा दिया, लिखा ही नहीं यहाँ पे। सो राइटिंग दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सपोर्ट। चेक करो, सपोर्ट ये नहीं है, ये -√7 समथिंग आ जाएगा आउटसाइड सपोर्ट। सो यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू सपोर्ट, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ पे तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा। तुम्हें देखना है सपोर्ट क्या है तुम्हारा। सो -√7 से -2 0 dx एंड देन -2 टू √7 दिस, ये आंसर होगा इसका। और वही वहां पे किया है। सो यू सजेस्टेड y at √7। ठीक है, ये तो लिखा है ना वहां पे, देखो। सो दिस पार्ट इज 0, तो इसको हटा दो, और ये चीज वहां लिखा हुआ है, सी दिस इज हियर, बिकॉज y 4 से 9 में है इसीलिए, एंड द फर्स्ट पार्ट इज 0। ओके
हाँ सर समझ गया। तो जो ए जो क्या है इसमें कि हमारे पास है 1√2 -√2 और -1 और पी क्या है 3305 बी है मेरे पास। चलो इधर 3i पहले लिख देता हूँ। अभी कह रहा है कि the largest part of the eigenvalue, the largest real part of the eigenvalue of the matrix this। तो यहाँ पे क्या है a p b स्क्वायर p इनवर्स a इनवर्स। देखो तो ये p और p इनवर्स मिलके आइडेंटिटी हो जाएगा, कोई रोल नहीं है इसका, और इसका इसका कोई रोल नहीं है। p क्या है, सो p का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, यस। a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, यस। सो इसका आइगन वैल्यू वही होगा। सो दिस इज सिमिलर टू b स्क्वायर, मतलब सिमिलर इन द सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। सो दिस इज सिमिलर टू b स्क्वायर। तो जो इसकी आइगन वैल्यू होगी वही आइगन वैल्यू b स्क्वायर की होगी। तो b की आइगन वैल्यू तो निकल ही जाएगी यहाँ से, आइगन वैल्यू चाहिए ना। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो b स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि p इनवर्स ap है ना, ये a और a इनवर्स है, तो ये सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप देखो पता चल जाएगा। सो दिस एंड b स्क्वायर आर सिमिलर मैट्रिक्स। ये सिमिलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ से b की आइगन वैल्यू निकाल लोगे, a की आइगन वैल्यू बताओ क्या आएगी। a की आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं, तो निकाल सकते हैं यस सर। क्या? और वो सर ऐड नहीं होगा ना आइगन वैल्यूज, क्या नहीं होगा? आइगन वैल्यूज ऐड नहीं होगा ना बी में, b मतलब ए स्क्वायर से ऐड कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? एक आइगन वैल्यू क्या है, मान लो एक की आइगन वैल्यू 1 है, अब निकालो क्या है, तो इसमें ऐड क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब a प्लस b होगा तो उसका आइगन वैल्यू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होता है। नहीं, a प्लस बी हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो i प्लस ए है ना। ओके ओके राइट, समझ आ गया सर। i प्लस ए है, a प्लस ए स्क्वायर है, तो कम्युनिकेटिंग a प्लस बी का आइगन वैल्यू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होगा अगर ab इज इक्वल टू ba है। यही थ्योरम है ना शायद, तो यूज करो। तो यहाँ a और i कम्युनिकेट करेगा, a स्क्वायर कम्युनिकेट करेगा, ये सब एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, ये है। तो हमें b से कोई मतलब थोड़ी, हमें तो बस इसका आइगन वैल्यू चाहिए। तो इस पूरे की आइगन वैल्यू आ जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू आ गई तो b की आइगन वैल्यू आ गई, b की आ गई तो स्क्वायर कर दो, तो b स्क्वायर की आ गई, हो गया। हाँ जी, सो नेक्स्ट है। सर मेरे वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है k की वैल्यू 2 आ रही है, तो हाउ टू चूज बिटवीन द टू। अच्छा, तो इसमें क्या है कि रैंडम वेरिएबल x का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है, ओके, मतलब CDF है। तो पहली बात CDF होता है राइट कॉन्टिन्यूअस। तो टू वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है, अच्छा वो स्क्वायर करके आ रही है ना। यस सर। ओके ओके, तो वहां पे क्योंकि 20 पे ये राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो 1 इज इक्वल टू राइट कॉन्टिन्यूअस है 20 पे, 20 का राइट हैंड लिमिट, तो ये 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 19 अपॉन 16। तो यहाँ से क्या है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 16 बराबर 16 के स्क्वायर 19। सो यहाँ से 16 के स्क्वायर माइनस 16 के, उधर से आ गया +3। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, कितना आया के की वैल्यू यहाँ से? -12 के 1/4 and 3/4। अच्छा, मतलब के आ गया 1/4 and 3/4। ओके, अब आपको ये देखना पड़ेगा बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बाकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि CDF एक तो नॉन डिक्रीजिंग है, दूसरा राइट कॉन्टिन्यूअस है। तो राइट कॉन्टिन्यूअस बना ही रखा है, बस 20 वैलिड नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया, तो दोनों ओके है। बट बाकी देखना है कि किस पे इंक्रीजिंग। तो ये जो बाकी वैल्यूज निकाल के देख लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1/4 और 3/4 है, तो मैं 1/4 रख के देखता हूँ। तो CDF एक तो ना ये नोटेशन ये लोग ना स्मॉल एफ कैपिटल एफ में डिफरेंस नहीं करते, ये गड़बड़ है। स्मॉल ये कैपिटल एफ होगा। हाँ, वो चेक भी जो कर रहा है वो भी ठीक से चेक नहीं किया ये। सो ये तो क्या होगा, पुट कीजिए इसमें। इसमें जो है 1/4 आप रख के देखिए, तो मतलब सेम देखिए, अब 0 है, 5/3 है। अब 1/4 रखेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 6/4, तो 7 माइनस कितना 3/2/6। तो देखिए किसके अकॉर्डिंग ये राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। इन्फिनिटी पे 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है। -0 ऑलरेडी है। राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, तो राइट कॉन्टिन्यूअस हमने बना ही दिए। और नॉन डिक्रीजिंग का है तो ठीक है, तो बस नॉन डिक्रीजिंग आपको हर पॉइंट पे हमें के की वैल्यू रख के चेक करनी कौन सेटिस्फाई। हाँ, जैसे क्या करना है आपको, एक बार के की जगह रखना है 1/4, फिर ये CDF लिख के देखना है, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ जो आ रही है इससे लार्जर यहाँ होनी चाहिए, इससे लार्जर यहाँ होनी चाहिए, इससे लार्जर यहाँ होनी चाहिए, इस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो एक देखना, एक फेल हो जाएगा कोई इसमें से। सर यहाँ पे 2 to 5/3 वैल्यू थी, तो वो ग्रेटर देन 1 होती है। 3/5 होगा तो गलत लिख रखा है फिर तो। अगर ऐसा है तो एक मिनट, हाँ 5/3 1 से ज्यादा यही कर दिया, 1 से ज्यादा सीधे तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ 5/3 नहीं होगा, 7 माइनस 6 5 जा, ये लोग भी क्या कर रखा है। जैसे मान लो अगर मैं 5 पुट करता हूँ यहाँ पे, 6 5 जा 30, 7 माइनस 30 अपन नेगेटिव आ गया, कुछ भी लिख रखा है। मतलब इसको करेक्ट क्वेश्चन में ना ये नंबरिंग कुछ गलत कर रखा है। जैसे मान लीजिए 7 माइनस 6 की अपॉन 6 है, अगर के, मैं के को, अच्छा नहीं, के को अगर रखता हूँ 1/4 ना, तो यहाँ 5/3 को चेंज करना पड़ेगा। 5/3 को सर वैसे के 1/4 में भी वैल्यूज मतलब सेकंड टर्म में भी 1 से ज्यादा आ रही है, 1.5 आएगी। अच्छा, तो पूरा CDF चेंज करना पड़ेगा। हाँ ये तो फिर गलत है इसका मतलब, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वैल्यू 0 1 के बीच आनी चाहिए। CDF का जो रेंज है, CDF एक फंक्शन है जिसका डोमेन तो पूरा रियल नंबर है, इसका रेंज 0 से 1 ही है। तो CDF 0 से 1 के बीच ही आएगा, कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये है, तो इसको 0 से 1 के बीच में लाना पड़ेगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। सर वैसे के की दो वैल्यू आएगी तो वो इंक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी चेक करके हम हाँ, वो ऐसे दिख जाएगा किससे इंक्रीजिंग हो रहा है, तो वो सेटिस्फाई करेगा, एक फेल हो जाएगा उसमें। ओके सर। हाँ जी, तब कितने क्वेश्चंस रह गए, तो अरे सानी शुरू में देखिए जो आपने भेजा था उसमें क्या डाउट है। तो उसमें क्या मतलब कौन सा रैंडम वेरिएबल लूंगी, मतलब
x be a positive valued continuous random variable। तो कोई भी बताओ पॉजिटिव वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कोई भी एक बताओ मुझे आप। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्या? 0 हाँ तो 0 1 पे करो, क्या दिक्कत है इसमें? तो आपने ट्राई, इसमें वो सर वो थर्ड ब्रैकेट में थोड़ा सा हाँ फिर वो y का जो वैल्यू निकाल। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है? y क्या है यहाँ? x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो y ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x अगर 0 से 1 के बीच है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 1 कैसे हो जाएगी? 0 ही होगी, 1 0 क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है ना। हाँ तब क्या क्या डाउट है इसमें? अब ये x कॉन्टिन्यूअस है और y डिस्क्रीट हो गया और ये डीजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि y बराबर 0 का मतलब x बिटवीन 0 एंड 1, और ये 1 ही आ जाएगा, तो मतलब y डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट 0। अच्छा मुझे सजेस्ट करो, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे खुद ही नहीं होगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा सॉल्व आपको। ऐसे सर देख ये फंक्शन देख के डर लग रहा था। तो ट्राई करो ना, क्या डर लगना है इसमें। प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू u बोल रहा है कि हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू u। तो सीखोगे तभी तो डर नहीं लगेगा, कोशिश करोगे डर कैसे खत्म होगा? क्वेश्चन छोड़ दोगे डर डर थोड़ी खत्म हो जाएगा, जब ट्राई करोगे तब डर खत्म होगा, तो उसके लिए ट्राई करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हेलो हाँ जी, बोलो जी। 2500 तो उसके लिए पहले वो चाहिए ना, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैं डिटेल भेज दूंगा, ठीक है ना? हाँ क्योंकि मैं भी क्लास में हूँ। ओके तो ये बोला ना u क्या है? मोर देन इक्वल टू 0 बोला हुआ है यहाँ पे, सो u जो है आपका मोर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ कोई एक u चूज कर लो अपने हिसाब से, जो सुटेबल u लग रहा हो, 0 ही ले लो। तो ये क्या है? CDF ऑफ y एट u एंड CDF ऑफ x एट u। अब खुद निकाल के देखो, ये बोल रहा है फॉर ऑल u मोर देन इक्वल टू 0, तो ये ट्राई करना पड़ेगा ना आपको कि आप अपनी जगह ट्रू फॉल्स एक भी आप अगर इसका खोल लूंगी सर बाकी से नहीं मैं सॉल्व कर देता हूँ, कल फिर आप ये डाउट पूछोगे कि देखो सर नहीं पूछूंगी। सॉल्व करना तो पहले भी कर सकते थे आप, ट्राई करोगे तभी तो होगा, तो कुछ खास है नहीं इसमें। जैसे आप वो इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे हैं। हाँ तो सीखो ना उसको, आप प्रॉब्लम में ट्राई करो, इसमें क्या ही नया था आपको? बस जब भी आपको जो भी चीजें नहीं आती, मैं क्या कहता हूँ, वापस जाओ या तो गूगल कर दो, आजकल तो इतना टेक्नोलॉजिकल जमाना है, आप सीधा गूगल पे टाइप करो गेटेस्ट फंक्शन, 2-4 PDF खोल के पढ़ लो, हो गया, समझ आ गया क्या मतलब है क्या कैसे है, फिर वापस ट्राई करो उसको फिर से। तो ये है, अब इसमें वैल्यू निकालो दोनों की क्या है, एक एक जो सेम चीज आप चेक करो ट्रू फॉल्स, क्या करना है इसमें, इज आर ट्रू, तो ऑप्शन डिस्कार्ड करो, एक भी एग्जांपल मिल गया, EX निकालो, EY से तीसरा जो बहुत आसान है डिसाइड करना, यहाँ से EX निकालेंगे तो EX मेरा 1/2 है और EY जो है वो 0 आएगा, है ना? EX 1/2 है और EY 0 होगा, तो ऐसे ही दिख रहा है, एक ऑप्शन तो आउट हो गया ऐसे ही। सो ये एग्जांपल बता रहा है कि ऑप्शन जो आपका जैसे C गलत हो गया, नहीं हाँ, तो ऑप्शन C आउट हो गया, D ट्रू होगा, ऐसे ही AB में से कोई एक ट्रू होगा, CD में से कोई एक ट्रू होगा। यही आप U की जगह 0 रख के देख लो, तो अगर मैं U की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए अगर मैं U को 0 रख लूँ एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा? ये CDF ऑफ y 1 हो जाएगी, दिस इज 1 एंड लेस देन इक्वल टू CDF ऑफ x एट g, x का CDF 0 पे क्या आएगा? 0। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, तो A गलत है तो B सही है, C क्या था? EX लेस देन EY, C गलत है तो D सही है, हो गया।
देखो आंसर बी डी होना चाहिए, ऑप्शन चेक कीजिए। क्योंकि इस एग्जांपल ने ए को गलत प्रूव कर दिया, ए भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन ही है, सी डी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ही है, इस तरह से चेक कीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या डाउट है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन में से ऑप्शन डी में सिर्फ डाउट है। क्यों डाउट है? ये तो हमने कई बार प्रूव किया है, अभी कल भी ये क्वेश्चन किया हमने। ये नहीं सर, आपने कल अलग किया। क्या किया था कल? कल ये क्वेश्चन पहला क्लास का पहला क्वेश्चन ये नहीं था? सर वो सर डेटा इंटीजर नहीं था, वो अलग था। अरे बाकी लोग बताओ जो कल के क्लास में थे, कल का जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नहीं किया था कल हमने? तो जिद तो मतलब झूठ बोलने की जिद पे उतर जाते हो। ये बताओ तुम्हें नहीं पता है, तुम भूल गए। हमने कल ये नहीं प्रूव किया कि ये ज्योमेट्रिक होगा और इसका पीएमएफ निकाला था हमने कि इसका जो पीएमएफ आया? नहीं तो कल का वीडियो जाके देख लो। ऐसे ही मतलब झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो जैसे हद है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही, आपने कुछ अलग ही किया था। हाँ जी नेहा बताइए, क्या हमने कल ये क्वेश्चन नहीं किया था? में भी किया था, में भी किया था। हाँ ये क्वेश्चन हमने कल का वीडियो आप जाके देखो। कल का जो डाउट क्लास, आज का डाउट क्लास है 130, 130वां डाउट क्लास अभी चल रहा है, तो 129 डाउट क्लास का वीडियो अभी खोल लो आप चाहो तो, फोन में जाओ, मेरे चैनल पे जाओ। डाउट क्लास में नहीं थी सर। हाँ तो ये वैसे बोलो नहीं थे, नहीं कराया मतलब ये क्या है? तो आप लाइव रहो ना डेली क्लास में। कल का पहला क्वेश्चन डाउट क्लास 129 का पहला क्वेश्चन ये है, और हमने ये कहा था कि इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ये भी ज्योमेट्री का आएगा। सर ज्योमेट्री हाँ सर आपने बताया सर, मतलब पहले और ये हमने पहले भी 10 बार सॉल्व किए क्वेश्चन, क्योंकि ये जैम का भी क्वेश्चन है, नेट का भी है, गेट का भी है। आपने शायद भेजा था कि नेट में आया था, ये नेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, गेट में भी आ चुका है, जैम में भी आ चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब ये मैं तो इसलिए आपको रिपीटेडली कई बार मैं कह रहा हूँ कि हर बार आप सेम डाउट पूछते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद कभी सॉल्व ही नहीं करते। आप क्वेश्चन देखते हो, सीधा डाउट पूछ लेते हो। जब ट्राई करोगे तभी तो सॉल्व होगा ना। आपने ट्राई किया ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप पूछ लेते हो डाउट, ये भी पूछ लेते, ये भी पूछ लेते, ये भी पूछ, तो उससे आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा। मेरा फायदा हो रहा है, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। आपका फायदा तब होगा जब आप सॉल्व करोगे, आप ट्राई करोगे, 10-15 मिनट दोगे क्वेश्चन को, नहीं भी होगा फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये है, क्वेश्चन देख के डाउट पूछ लिए। ये क्वेश्चन अगर आप पूरे मेरे 130 डाउट क्लास में देखोगे ना, 10 बार से ज्यादा मैंने सॉल्व किया होगा सेम क्वेश्चन, 10 टाइम सॉल्व किए होंगे उस डाउट क्लास में ही सिर्फ मैंने। ऐसा है। ये हमारे पास है, और इनफैक्ट पीवाईक्यू में भी है, तब भी हमने सॉल्व किया है। ये भी ज्योमेट्रिक आता है, पी है यहाँ पे, पी आया था 1 माइनस ई की पावर -1, पी आया था। दोनों का पीएमएफ अलग अलग आया था। कल हमने ये सॉल्व किया था, इसका पीएमएफ आया था q इंटू पी की पावर k-1, यहाँ k1 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ जो पीएमएफ इसका आया था। मेन है सीखना जरूरी है, सॉल्यूशन इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन नोटबुक में ही रह जाएगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, तभी आएगा आपको, और बिना किसी हेल्प के लिखने की कोशिश करो। इसका आंसर आएगा p की पावर k फ्रॉम 0 1 2 ये। तो ये इस वाले केस में ये पीएमएफ आता है, और इस वाले केस में वो पीएमएफ आता है। उसका वजह सिंपल है कि सपोर्ट इसका, क्योंकि x यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 है, ये है, तो यहाँ पे सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए 1 2 3, और यहाँ पे सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है। अब प्रूफ मुश्किल थोड़ी है, आप स्टार्ट तो करो। अब डिस्क्रीट है y, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, ऐसी दिख जाएगी। अब स्टार्ट तो करो सॉल्व करना। ये आपको बस ये जानने की जरूरत है किसी डिस्क्रीट का पीएमएफ हम कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूअस का पीडीएफ कैसे निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जानने की जरूरत है ना बस आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करो और सॉल्व करना। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये ले लो, बॉक्स x बराबर k, और यहाँ से आ जाएगा। कल का आपने पीडीएफ नहीं भेजा सर? हाँ, कल का पीडीएफ मैं नहीं भेज पाया क्योंकि मैं चला गया था, अभी भेजूंगा। हाँ तो यहाँ से ठीक है ना, तो ये इससे आ जाएगा, करके देखिए इसको, तो इससे आ जाएगा। मैं भी भेज देता हूँ इस डाउट क्लास के बाद, अभी है ना कल वाला। तो ठीक है, बाकी तो ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है इजीली। हाँ जी, नेक्स्ट किसका डाउट है? ये है क्लास में
7007 वाला जो नंबर बचा है। ठीक है, तो अगर डाउट है तो बताओ, वरना आगे बढ़ते हैं आप, है ना? और कुछ पूछना है किसी को? ये मेरे डाउट अच्छा, मनीष आपका है, ठीक है। तो इसमें सर सर ये क्वेश्चन सर, ये जो मतलब एक दूसरा अप्रोच से कर रहे थे सर, जैसे आपने थ्योरम दिखाया था कि जो ये रैंडम वेरिएबल x जो फॉलो कर रहा है बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो x/1 - x फॉलो करेगा, बीटा सेकंड काइंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो सर उस अप्रोच से कर रहे हैं तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो नहीं जैसे आएगा। पीडीएफ से कर रहे हैं तो आ जा रहा है। नहीं, उससे भी आ जाएगा। देखो, x जो है मेरा वो है बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर 6,4, यही है ना? और y मुझे दे रखा है x, मतलब xi ले लो, तो y है xi अपॉन 1 माइनस xi। ये थ्योरम चेक कर लेना कोई। तो ये बीटा होता है सेकेंड काइंड 6,4, ठीक। तो ये है आपका yi। यहाँ इन्होंने एक नया टर्म दिया है un कुछ नहीं है, y बार है एक्चुअली, है ना? क्योंकि 1/n समेशन yi ये हमारे पास है। और आपसे पूछ रहा है कि, तो un को मैं y बार लिखूंगा क्योंकि y का एवरेज है ना, मतलब मीन है, सैंपल मीन ऑफ y। तो यहां से कह रहा है कि √n un-2 अपॉन अल्फा कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, 1। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस फॉर्म का हो गया कि लाइक un मतलब y बार माइनस e ऑफ y1 अपॉन सिग्मा, ये क्या लिखूंगा, सिग्मा, चलो अभी सिग्मा लिख देता हूँ, या सिग्मा 1 अपॉन √n, इसी सेम चीज को लिख रहा हूँ। तो ये जो सिग्मा 1 वही तो अल्फा है। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे सेंटर लिमिट थ्योरम से अगर हम कंपेयर करें, सो ये जो अल्फा अपॉन √n है, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, 1। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब वो ये कहता है, तो ये जो y1 रैंडम वेरिएबल है, यहाँ से ये जो y1 है, y1 का मतलब है x1 अपॉन 1 माइनस x1। तो ये जो 2 ऑब्वियसली, तो देखिए इसका मीन क्या आता है, बीटा सेकेंड काइंड में मीन क्या आता है, चेक करो मीन का फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना आ गया? वो बीटा 1 का है। नहीं, वो बीटा 1 का ना, बीटा सेकेंड काइंड का बताओ। अल्फा बाय बीटा माइनस 1। हाँ, तो अल्फा बाई बीटा माइनस 1, तो अल्फा बाई बीटा माइनस 1 चेक करो, 6/3 2 आ तो गया। आपको ध्यान रखना ये अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। बीटा फर्स्ट काइंड है, ये बीटा सेकेंड काइंड है। जैसे बीटा इंटीग्रल के दो फॉर्म होते हैं, एक में सपोर्ट 0 से 1 रहता है, वो ये वाला है, और एक में सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी रहता है, वो ये वाला है। तो इसमें मीन जो आएगा वो ये तो आएगा, तो 6/4 माइनस 1 हो गया बस ये कंफ्यूजन हो हाँ। गया। तो यहाँ ध्यान रहे, बीटा फर्स्ट काइंड, ये बीटा सेकेंड काइंड। तो सेकेंड काइंड का पीडीएफ अलग है, मीन अलग है, वेरिएंस अलग है, वो लगाइए तो आ जाएगा। तो यहाँ जो अल्फा है ये कुछ नहीं है, √ वेरिएंस ऑफ y1 है, बस इसको निकाल लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालिए, उसका रूट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? 3 अच्छा, आंसर बता रहा है। अच्छा, ओके। तो चलो, तो मॉक टेस्ट 8 का सॉल्यूशन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने मॉक टेस्ट, मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ। अच्छा, तो जो मॉक टेस्ट 8 अभी किया था कल हमने, उसके आधा किए थे, आधा आज करेंगे। सो यहाँ पे है XY का जॉइंट पीडीएफ कुछ इस तरह से है। उसके पहले नहीं। अच्छा, इसके पहले, थोड़ा सा, हाँ तो आंसर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सेकंड वाले में, पहले वाले में थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। तो fxy जो है 3/2 x² इंटू 1 माइनस मॉड y, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 से 1 में है, और y की वैल्यू भी -1 से 1 में है। और पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी मॉड x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1। सो
mod x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ मुझे क्या करना है एक्चुअली, तो हमें तो पहले बनाने हैं ग्राफ सपोर्ट का। जो सपोर्ट का ग्राफ है कि -1 to 1 और -1 to 1, तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, ये आपका सैंपल स्पेस सपोर्ट है इसका। अब मुझे इसमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि x प्लस वाई मोर देन -1 लेस देन 1, यही है। तो x प्लस वाई, सो ये पॉइंट क्या है, ये 1,1 है ना। ये x -1 y1, इधर ऐसे ही x -1 y -1, इधर x1 y -1। तो हमें क्या करना है, सो यहाँ से ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ये है, ठीक है, और -1 चाहिए। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 का ग्राफ ये है, ठीक है। तो हमें इस बीच का बोला है, तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। तो आप कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो, तो इसमें इन दोनों पे इंटीग्रेट करना रहेगा, ये है। तो कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वैसे हो जाएगा। सो 1 माइनस, इसमें इंटीग्रेट करने में काफी दो बार, मतलब एक बार ये और एक बार ये, 2 बार में करना पड़ेगा तब जाके होगा। हाँ, तो 2 टाइम्स में करने पड़ेंगे, और वैसे भी करना तो उस समय 2 टाइम्स है, देख लो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस रीजन पे करूँ, सर इसमें एक एरिया को इंटीग्रेट करके डबल कर देंगे ना, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है वो, क्योंकि जनरली होता जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो जनरली तब होंगे, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ अलग है ना, तो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा डबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन अलग अलग है। तो इस पे इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर इस पे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो इसका पीडीएफ लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो इसमें मॉड वाई था, तो वाई, तो यहाँ भी दिक्कत है फिर मॉड वाई में, है ना, क्योंकि यहाँ वाई नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो प्रॉब्लम ये। कॉम्प्लीमेंट वाले एरिया का ही देते हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट से इजी रहेगा। सो कॉम्प्लीमेंट से अगर करेंगे हम तो 1 माइनस डबल इंटीग्रेशन इस रीजन पे कर लो और फिर इस रीजन पे कर लो। सो पीडीएफ है, और इधर y पॉजिटिव है तो यहाँ मॉड y को y लिख सकते हो, इधर y नेगेटिव है तो मॉड y को माइनस y लिख सकते हो। ये तो बस वो को करने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो इससे हो जाएगा, और डबल नहीं करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे रीजन लेके, फिर अलग अलग आंसर आएगा। इस तरह दोनों रीजन पे करना होगा। यहाँ y पॉजिटिव है तो इसके जब यहाँ पीडीएफ लिख रहे होंगे तो y को y मॉड y को y कर देंगे, यहाँ जब पीडीएफ लिख रहे होंगे तो माइनस y कर देंगे, उससे आ जाएगा। वैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट जब लिया था डबल कर दिया था उसी में। हाँ, उसमें शायद गलती, क्योंकि वो जनरली तब होता है जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्मली है तो एरिया बराबर रहेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है। और जो नेक्स्ट है, हाँ, तो ये था कि x1 x2 x64 आपके पास है, तो यहाँ पे टोटल 64 रैंडम वेरिएबल है जिसका पीएमएफ दे रखा है आईआईडी विथ पीएमएफ 012, ठीक है। तो 012, सो यहाँ पे है ना x और ये px, सो यहाँ 012, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1/4। ओके, अब क्या कह रहा है कि y जो है सम है इसका। ओके, सो y समेशन ऑफ xi i फ्रॉम 1 to 64। अब कह रहा है कि देन y सच दैट CDF ऑफ y लेस देन इक्वल टू, ये CDF ऑफ y लेस देन इक्वल टू y, मतलब वही है CDF ऑफ y दिस, ये मोर देन इक्वल टू हो जाए, दिस इज मोर देन 0.95, क्या आएगा। ओके, तो यहाँ x के सपोर्ट में 0 1 2 3, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पता है क्या है, x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल 2,1/2 है। आप चेक करो, अगर आप ध्यान से देखो तो x है बाइनोमियल 2,1/2, तो अगर 0 पे निकालोगे 1/4, 2 पे 1/4, बीच में 1 है। ईच xi बाइनोमियल 2 1/2 है,
तो समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to 64। तो ये कहना क्या चाह रहा है, y, अच्छा y मुझे नहीं पता तो y निकलवाना चाह रहा है हमसे। ओके, स्मॉल y चाहिए, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, बाइनोमियल, क्योंकि इंडिपेंडेंट है सब। 128 1 कॉमन। हाँ 128 1/2 है ना, xi है तो सारे n ऐड हो जाते हैं, तो n 64 टाइम 64 टू 128, ये हो गया। तो अब आपके पास जो y है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सो इन्होंने जैसे फॉर्म में लिखे थे y लेस देन इक्वल टू y, सो प्रोबेबिलिटी y माइनस मीन कितना है इसका, np 64, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है अब npq 32 हो जाएगा, 32 का रूट, और ये लेस देन इक्वल टू y माइनस 64 अपॉन 32, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.95। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू y माइनस 64 अपॉन √32, ब्रेक कर सकते हो, 4√2 आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू 0.95। तो यहाँ से 5, इसको लिख के 1.645 से इक्वेट कर देंगे, राइट सर? हाँ, तो क्वेश्चन ये था मेरा कि इसमें हम CLT लगा देना फिर। हाँ CLT लगाया हमने, लार्ज तो है, यहाँ पर इंटेंसिटी से दिया नहीं है वैसे तो। हाँ लार्ज है तो इसके लिए अप्रोक्सीमेट कर दिया, या समझ लो कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन हो गया इसका बाइनोमियल का। अच्छा, वो जो लिमिट इंटेंसिटी नहीं दिया था ना, उसमें तो लार्ज है तो अप्रोक्सीमेट कर लिए। अब ये आपको 5 में पता होगा क्या है ना, ये वाला, ये से वैल्यू दे रखी है, तो बस वहाँ पे दे ही रखा तो हो गया। तो ये 5 लिख रखा है, हाँ जो 0.64 है, तो ये जस्ट 5 हटा दो यहाँ से, या अगर करना है तो ठीक है। तो ये हो गया 0.164, 5 0.164, और CDF इंक्रीजिंग फंक्शन है, एटलीस्ट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हमें पता है प्रॉपर्टी कि fx1 is more than fx2, then x1 is more than x2, because 5 इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग होता तो उल्टा हो जाता। तो y माइनस 64 अपॉन 4√2, तो यहाँ से एक लिमिट आ जाएगी, लिमिट ही पूछा ना आपसे, मिनिमम मैक्सिमम कुछ पूछा होगा। देन वैल्यू ऑफ y सच दैट, तो मिनिमम y मतलब पूछना चाह रहा होगा, ये तो सर आ गया सर। हाँ 64 प्लस 4√2 इंटू 0.164, तो ये y मिनिमम पूछना चाह रहा होगा, मिनिमम y जो इसको सेटिस्फाई करे। सर 73 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.3 आ रहा है। अच्छा, उसमें क्या दे रखा है, 74, तो 73 लिखेंगे, 74 लिखेंगे। अच्छा इसमें एक मिनट, यहाँ इन्होंने 74 दिखा, आपका क्या आंसर आया है 73.30। ओके, तो इसका मतलब ये जानना चाह रहा है y कोई इंटीजर वैल्यू है एक्चुअली, या लिखा नहीं है इसने, लिखना चाहिए इसको कि द इंटीजर y सच दैट, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं ना, एग्जाम में आए हैं, वहां क्या पूछता है कि मिनिमम इंटीजर y, तो आप ये ऐड कर दीजिए, मिनिमम इंटीजर y सच दैट दिस हैपेंस, तो वहां n है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए इस तरह के आए हैं तो वहां n है आपका। एक डाउट ये है कि वहाँ 7.3 है, तो अगर उसको राउंड ऑफ करते तो 73 होना चाहिए, लेकिन आंसर 74 है, तो क्या इंटीजर ले रहे इसलिए हम हाँ, मतलब जैसे y ना मोर देन इक्वल टू ये होगा, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, ये 74। हाँ, तो मतलब अब यहाँ ही लिखना है स्मॉलेस्ट इंटीजर, y की जगह n कर सकते थे, स्मॉल n या y ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर y सच दैट दिस हैपेंस, तो उसको यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चा तो डेसिमल में लिख देगा आंसर, ये है, तो उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा ना कि स्मॉलेस्ट इंटीजर y सच दैट, तब जाके करेक्ट होगा, ताकि बच्चा इंटीजर आंसर करेक्ट वो लगाए। ठीक है, तो अब यहाँ स्टॉप करते हैं, और किसी को डाउट नहीं रहा ना, हो गया ना सबका। सो अभी मॉक टेस्ट 8 का सॉल्यूशन डिस्कशन होगा अभी, ठीक है। चलो तो मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, या मतलब अभी